सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार आप व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और एक बार दबा के क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है। चार ऑप्शन है यहाँ पर। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए भाई, कितना अंतर है। कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान है इसके जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से जो पश्चिम की चौड़ाई है वो कितनी है, 869। कितनी है, 869 किलोमीटर। और दोनों में अंतर क्या पूछा है, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर का। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वह है 869 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बताइए कि आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था या फिर किया जाता है आभानेरी उत्सव। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइएगा, कहां पर, दौसा में। ठीक है, जो ये आभानेरी उत्सव है कौन से जिले में मनाया जाता है, दौसा जिले में। ठीक है, जबकि अजमेर में तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, उर्स महोत्सव। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उर्स महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है, अजमेर में। या फिर पुष्कर का मेला, पुष्कर मेला ये कहां पर लगता है, पुष्कर अजमेर में। कब लगता है ये पुष्कर का मेला, कौन सी तिथि को बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में आप सभी जानते हैं मीरा महोत्सव। कौन सा महोत्सव, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। और अलवर में मनाया जाता है मत्स्य महोत्सव। या फिर पूछा जा सकता है आपसे ऊंट महोत्सव, बताइए कौन बताएगा, जो ये ऊंट महोत्सव है ये कौन से जिले में मनाया जाता है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऊंट महोत्सव है ये राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है, तो बीकानेर। कहां पर, बीकानेर। या फिर पूछा जाता है मरु महोत्सव। क्या पूछा जाता है, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव ये आयोजित होता है जैसलमेर में। कहां पर, जैसलमेर में। ठीक है, या फिर पूछा जाता है थार महोत्सव। थार महोत्सव ये आयोजित होता है कहां पर, बाड़मेर। या फिर पूछा जाता है मारवाड़ महोत्सव। क्या पूछा जाता है, मारवाड़ महोत्सव ये मनाया जाता है कहां पर, जोधपुर। ठीक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से रिपीट हुआ है कि ऊंट महोत्सव कौन से जिले में आयोजित होता है या फिर मरु महोत्सव कौन से जिले में आयोजित होता है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर और मरु महोत्सव जैसलमेर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वह हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। बताइए कि वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिससे कत्था निकाला जाता है। क्या पूछा है, कत्था। कौन सा वृक्ष है जिससे कत्था निकाला जाता है, कत्था प्राप्त किया जाता है, तो उस वृक्ष का क्या नाम है, खेर। कौन सा वृक्ष है, खेर। और जो खेर नाम का वृक्ष है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कौन बताएगा, वैज्ञानिक नाम। खेर का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो खेर नाम का वृक्ष है इससे खत्ता तो प्राप्त किया जाता है लेकिन इसका वैज्ञानिक क्या नाम है, तो अकेशिया। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक, अकेशिया कटेचु। ठीक है, इसके अलावा जो सालर के वन है ये आप सभी जानते हैं सर्वाधिक का पाए जाते हैं अलवर और चित्तौड़गढ़ में। और सालर से प्राप्त की जाती है सर्वश्रेष्ठ गोंद। कौन सी गोंद प्राप्त की जाती है यहाँ से, सर्वश्रेष्ठ गोंद। ठीक है, सालर के वृक्ष से। इसके अलावा जो खेजड़ी है ये वृक्ष कहलाता है राज्य वृक्ष।
राजस्थान का कौन सा वृक्ष है? राज्य वृक्ष खेजड़ी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? कौन सी स्तर को बढ़ाती है? नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऐसी कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है दालों के समान? तो वो फसल है मूंगफली। ठीक है, और जो ये मूंगफली है, मूंगफली, ये किस नाम से जानी जाती है? गरीब की बादाम। मूंगफली कहलाती है गरीब की बादाम कहलाती है ये। ठीक है, और मूंगफली उत्पादन में आप सभी जानते हैं राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में? दूसरा स्थान है मूंगफली उत्पादन में। और प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है मूंगफली उत्पादन में? तो वो है गुजरात राज्य का। और मूंगफली की मंडी कहाँ पर है? मूंगफली की मंडी तो ये है बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर। लूणकरणसर, लूणकरणसर। ठीक है, और राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो लूणकरणसर, बीकानेर को। ठीक है, ये राजस्थान का राजकोट कहलाता है। राजस्थान का राजकोट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? तो लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। बताइए भाई, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं कितने? ये विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। बताइए कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो कितने हैं? कुल 26। कितने हैं? 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें अगर, कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में? राष्ट्रीय उद्यान तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अगर बात करें बाघ परियोजना, बताइए कितनी बाघ परियोजना है राजस्थान में? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजना है? तो 5। कितनी है? 5 परियोजना। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व ये कितने हैं राजस्थान में? तो ये कुल है 37। कितने हैं? 37। रट लीजिए इनको। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है कि कितने जंतु आले हैं? जंतु आले राजस्थान में कितने जंतु आले हैं? तो 5 जंतु आले। या फिर पूछा जा सकता है कि कितने मृगवन हैं? मृगवन तो 7 मृगवन। कितने मृगवन है? 7 मृगवन है। या फिर पूछा जा सकता है कि कितने शुभंकर हैं? तो शुभंकर आप सभी जानते हैं अभी 33 जिलों के अनुसार 33 ही शुभंकर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना है, या फिर कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, या कितने जंतु वाले हैं, या कितने मृगवन हैं, या फिर शुभंकर भी पूछा जा सकता है कि कितने शुभंकर हैं। तो अभी तो 33 जिलों के अनुसार 33 शुभंकर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 27। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। बताइए भाई कि गणेशर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेशर जो सभ्यता है इसका संबंध कौन सी नदी से है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। बताइए गणेशर सभ्यता कहाँ पर है? ये सभ्यता जो गणेशर सभ्यता है ये कहाँ पर है? सीकर में है। और कौन सी नदी पर है ये सभ्यता? तो कांतली नदी पर। कौन सी नदी पर है? कांतली नदी पर स्थित सभ्यता है। इसके अलावा जो गणेशर सभ्यता है इसकी खोज की थी 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल। कई बार एग्जाम में रिपीट होता है यहाँ से कि गणेशर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 में। या फिर गणेशर सभ्यता का उत्खनन करता भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उत्खनन करता कौन था? विजय कुमार, जिनके द्वारा उत्खनन कब किया गया था? 1977-78। ठीक है,
इसके अलावा गणेशर जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है, तो ये है ताम्रयुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता। इसके अलावा या फिर जो गणेशर सभ्यता है इसका समय भी आपसे पूछा जा सकता है कि गणेशर सभ्यता का समय क्या माना गया है, तो इसका समय है 2800 ईसा पूर्व। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर भी इसी सभ्यता को कहा जाता है, गणेशर सभ्यता को। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा या फिर कैसी सभ्यता है, माशारी सभ्यता। और यहाँ पर 99% शुद्ध तांबे के अवशेष प्राप्त किए गए हैं और 6 प्रकार के करपशवणी मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा पत्थरों के बांध और पत्थरों के मकान के अवशेष भी इसी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ से साक्ष्य और अवशेषों के बारे में भी आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ए ऑप्शन, कांतली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, देख लीजिए कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है। तत्ववादी यंत्र किसे कहते हैं, कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, वे वाद्य यंत्र तत्ववादी यंत्र कहलाते हैं। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है, नागफणी। ये जो नागफणी है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र इसे कहते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, वे वाद्य यंत्र कहलाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो नागफणी जो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। और किससे बनी होती है, पीतल से, सर्पिलाकार आकृति की होती है, लंबी नली के समान। ठीक है, जबकि जो जंतर है ये कैसा वाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र है। भपंग भी तत्ववाद्य यंत्र है और दुका को भी तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है, जंतर में कितने तार होते हैं कुल, तो इसमें 6 तार होते हैं। और जो भपंग तत्ववाद्य यंत्र है इसका जो प्रयोग है ये किया जाता है अलवर के जोगी जातियों के द्वारा। ठीक है, दुका को ये तत्ववाद्य यंत्र है और भीलों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र है और घुटनों के बीच में रखकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है, तो दुका को। या फिर अलवर के जोगी जातियों के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो भपंग। ये जंतर में कुल कितने तार होते हैं, तो 6 तार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। बताइए भाई, उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उदयपुर में महिला मंडल, क्या पूछ रहा है, महिला मंडल स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 1935 में। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, क्या करोगे, महिला मंडल की स्थापना दयाशंकर श्रोत्री के द्वारा, राइट आंसर ए ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला परिषद इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, क्या करने वाले हो, महिला परिषद की स्थापना किसने की। महिला मंडल की स्थापना तो दयाशंकर श्रोत्री के द्वारा की गई थी, लेकिन महिला परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, शांता त्रिवेदी के द्वारा। इनमें अंतर है। ठीक है, शांता त्रिवेदी ने इसकी स्थापना की थी। या फिर पूछा जा सकता है महिला आश्रम, बताइए भाई महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महिला आश्रम की स्थापना ये किसने की, तो ये की थी नारायणी देवी ने। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा यहाँ पर कि महिला आश्रम की स्थापना की नारायणी देवी ने। महिला परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, शांता त्रिवेदी के द्वारा। और महिला मंडल की स्थापना की थी दयाशंकर श्रोत्री के द्वारा 1935 में। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई। 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बताइए भाई। बिजोलिया में तलवार लाग, तलवार लाग क्या पूछ रहा है, तलवार लाग ये किसके द्वारा लगाई गई थी, किसके द्वारा लगाई गई थी, पृथ्वी सिंह के द्वारा। ठीक है, जबकि एक और कर है चौरी कर, ये भी बिजोलिया में लगाया गया कर था चौरी कर। और ये चौरी कर क्या था कि पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर। कौन सा कर था ये, पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर, इसे कहते हैं चौरी कर। और ये जो चौरी कर है ये किसके द्वारा लगाया गया था,
कृष्ण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण सिंह के द्वारा। और कृष्ण सिंह के द्वारा कब लगा दिया गया था ये कर? 1903 में। चौरी कर कब लगाया गया था? 1903 में। और कृष्ण सिंह के पुत्र का क्या नाम था? तो पृथ्वी सिंह। ठीक है, कृष्ण सिंह के पुत्र का नाम था पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था कौन सा कर? तलवार बंधाई कर। कौन सा कर? तलवार बंधाई कर। बंधाई कर। और ये तलवार बंधाई कर कब लगाया गया था? 1906 में। कब लगाया गया था? 1906 में। ठीक है, तलवार बंधाई कर मतलब क्या है? तलवार बंधाई कर ये कौन सा कर है? यानी उत्तराधिकारी शुल्क। ठीक है, चौरी कर क्या है? पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर। और तलवार बंधाई कर क्या है? उत्तराधिकारी शुल्क। कई बार पूछा जाता है उत्तराधिकारी शुल्क। उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था, उसे कहते हैं तलवार बंधाई कर। और यह लगाया था कृष्ण सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के द्वारा 1906 में। ठीक है, सन भी पूछा जा सकता है कि कब लगाया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वह रहने वाला है ए ऑप्शन। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। बताइए भाई, डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या करोगे? डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो ये की थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ठीक है, डूंगरपुर जो प्रजा मंडल है इसकी जो स्थापना है वो की थी 1944 में। और किसके द्वारा की गई थी स्थापना? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। भोगीलाल पांड्या ने इसकी स्थापना की थी। और इन्हें कहा जाता है क्या? वागड़ का गांधी। क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को। जबकि जो गोकुल भाई भट्ट है ये कहलाते हैं राजस्थान के गांधी। क्या कहलाते हैं भाई? राजस्थान के गांधी। या कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? कौन बताएगा? मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जय नारायण व्यास को। किसे? जय नारायण व्यास को। ठीक है, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को। या फिर चिड़ावा का गांधी किसे क्या कहा जाता है? तो प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डूंगरपुर जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है? बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बताइए भाई, बूढ़ी तीज मनाई जाती है या फिर बड़ी तीज मनाई जाती है, सातोड़ी तीज मनाई जाती है या फिर कजली तीज मनाई जाती है? कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्या करने वाले हैं? कौन सी तिथि को मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। देखो, बड़ी तीज, ध्यान रखना, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या फिर कजली तीज, कजली तीज या फिर सातोड़ी तीज। कौन सी तीज? सातोड़ी तीज। ये कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये तीज मनाई जाती है चारों बूंदी में। और कौन सी तिथि को मनाई जाती है ये तीज? तो ये तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। जबकि श्रावण शुक्ल तृतीया को तो कौन सी तीज मनाई जाती है? छोटी तीज। और छोटी तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं जयपुर में मनाया जाता है। छोटी तीज ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है हरतालिका तीज। ठीक है, हरतालिका तीज। तो यहाँ पर भी ये जो फैक्ट है ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, हरतालिका तीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। जबकि बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज और सातोड़ी तीज ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। बताइए कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको लेखक और रचना का नाम दिया गया है, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। क्या करोगे? लेखक का नाम दिया गया है और रचना का नाम आपको यहाँ दे दिया गया है। बताइए भाई। भद्र सूरी के द्वारा धूर्ताख्यान बिल्कुल सही ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की गई है। और उद्योतन सूरी के द्वारा आप सभी जानते हैं कुवलेमाला ग्रंथ की रचना की गई है, जिसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा जिनेश्वर सूरी के द्वारा माधवा नल काम कंदला, गलत। ठीक है,
जिनेश्वर सूरी के द्वारा तो कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? शालिभद्र रास। कौन सा ग्रंथ था? शालिभद्र रास, इस ग्रंथ की रचना की गई थी। जबकि माधवानल काम कंदला, इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? कौन बताएगा? बताइए भाई कि जो माधवानल काम कंदला ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? कोई बताएगा? गणपति के द्वारा। किसके द्वारा? गणपति द्वारा की गई थी। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा पदव नाप के द्वारा कानड़ प्रबंध, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वह रहने वाला है सी ऑप्शन। ठीक है। पूछा गया है कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए कि नाथू मुराद रामलाल अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? कौन सी चित्रकला शैली से रहा है? यहाँ पर चित्रकारों के नाम आपको दिए गए हैं। बताइए भाई। नाथू मुराद रामलाल अली रजा चित्रकारों का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से रहा है? बीकानेर चित्रकला शैली से। और बीकानेर चित्रकला एक ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें चित्रों के नीचे हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। ठीक है। चित्रों के नीचे हस्ताक्षर, विशेषता इसकी है। चित्रों के नीचे क्या देखने को मिलते हैं? हस्ताक्षर। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें चित्रों के नीचे हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं? तो बीकानेर चित्रकला शैली। और जो किशनगढ़ चित्र शैली है, इसमें नारी सौंदर्य का सर्वाधिक वर्णन है। ठीक है। इसका वर्णन है नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। कौन सी शैली में देखने को मिलता है? किशनगढ़ चित्र शैली में। और कोटा चित्र शैली में शिकार के दृश्य का चित्रण, शिकार के दृश्य का चित्रण इस चित्रकला शैली में देखने को मिलता है, कोटा चित्रकला शैली में। और बूंदी जो चित्र शैली है, इसमें पशु पक्षियों का चित्रण, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पशु पक्षियों के चित्रों की प्रधानता है? तो बूंदी चित्र शैली। या शिकार के दृश्यों का चित्रण कौन सी चित्रकला शैली में देखने को मिलता है? कोटा चित्र शैली। या फिर नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण कौन सी चित्रकला शैली में हुआ है? किशनगढ़ चित्र शैली में। ठीक है। या फिर चित्रों के नीचे हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं, कौन सी चित्रकला शैली में है? तो बीकानेर चित्र शैली में। ठीक है। चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 14 कि जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? चार ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। क्या करोगे? जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नौ भरतपुर से। कहाँ से? नौ भरतपुर से। ठीक है। और जो नौ भरतपुर है, यहाँ से 5, ध्यान रख लीजिएगा, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नौ भरतपुर से। ठीक है। और जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति भी नौ भरतपुर से प्राप्त की गई है। ठीक है। आगे बढ़ बताइए भाई, यहाँ पर आपको ग्रंथ का नाम दिया गया है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? ध्यान पूर्वक देखिएगा भाई, किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये पूछा गया है यहाँ पर। क्या करोगे? कौन सा ग्रंथ दिया गया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। इसका संबंध है कौन सी चित्रकला शैली से? मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसकी जो रचना है, कौन बताएगा? इसके द्वारा की गई है कमल चंद के द्वारा। कमल चंद, इसका कमल चंद चित्रकार, रचना नहीं चित्रकार। चित्रकार पूछा जा सकता है।
कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो कमलचंद। और किसके शासनकाल में ये ग्रंथ है जो कि रचा गया था? शासनकाल। तो ये रचा गया था तेज सिंह। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, मेवाड़ का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका संबंध उदयपुर से है। और इसके अलावा जो किसके प्रसिद्ध जो चित्रकार है उनका नाम है कमलचंद। और किसके शासन काल में ये ग्रंथ रचा गया था? तो तेज सिंह के काल में। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया है कि इसके शासन काल में या राजकाल में। तो तेज सिंह के शासन काल में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बताइए भाई कि ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? ललित विग्रहराज का लेखक यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्या करने वाले हैं? ललित विग्रहराज, इसकी रचना की थी सोमदेव। इसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। और जो सोमदेव था ये किसका दरबारी विद्वान था? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान। किसका विद्वान था? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान। ठीक है, और जो विग्रहराज चतुर्थ हैं इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? कवि बांधव। कौन सी उपाधि? कवि बांधव की उपाधि। या फिर विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है चौहानों का स्वर्णकाल। क्वेश्चन बनकर आता है कई बार कि चौहानों का स्वर्णकाल इसके काल को कहा गया है। या फिर विग्रहराज जो चतुर्थ है इनके द्वारा कौन से ग्रंथ या नाटक की रचना की गई? तो हरिकेली। हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और जो विग्रहराज चतुर्थ है इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कौन बताएगा? जो विग्रहराज चतुर्थ है इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो दिल्ली को। किसको बनाई थी? दिल्ली को। ठीक, तो चौहानों का स्वर्णकाल या फिर कवि बांधव की उपाधि या फिर विग्रहराज चतुर्थ का अन्य क्या नाम है? तो बीसल देव। इन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे रहने वाला है क्या? सोमदेव। क्या पूछा गया है कि ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? तो सिंपल सी बात है सोमदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि ख्याल के निम्न प्रकारों का उसके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बताइए भाई, यहाँ पर क्षेत्रों के नाम दे दिए गए हैं, ख्याल दी गई है, यहाँ पर सुमेलित करो तो इसे। ऊंचामनी। ऊंचामनी का संबंध है नागौर से। दूसरा ऑप्शंस। ठीक है, 2। इसके अलावा अली बख्शी ख्याल का संबंध है मेवात क्षेत्र से। चौथा ऑप्शन। और ही राजा का संबंध है शेखावटी से। 1। ठीक है, और कान गोजरी का संबंध है जयपुर से। तो हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, ऊंचामनी का संबंध है नागौर से, अली बख्शी का संबंध है मेवात क्षेत्र से, ही राजा का संबंध है शेखावटी से और कान गोजरी का संबंध है जयपुर से। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। बताइए भाई कि रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। बताइए भाई कि रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए। तो बीकानेर राइट आंसर। जो रम्मत है इसका जो उद्भव है, रम्मत का उद्भव ये कौन से जिले से हुआ था? कौन बताएगा कि रम्मत का जो उद्भव है यानी जन्म इसका कौन से जिले से हुआ? तो जैसलमेर से। कौन से जिले से? जैसलमेर से। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? अगर पूछा जाए कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है तो यह है प्रसिद्ध बीकानेर की। ठीक है, और रम्मत के जो प्रवर्तक हैं यानी जो रम्मत के प्रवर्तक हैं वे कौन है? तेज कवि। और ये वही तेज कवि है जिनके द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। और ये पुस्तक 1943 में इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट की। किसको भेंट की? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को ये पुस्तक इन्होंने क्या कर दी थी? भेंट की। ठीक है, और रम्मत खेलने वाले को रम्मत जो है
ठीक है। रम्मत खेलने वाले को क्या कहा जाता है, बताइए भाई, क्या कहा जाता है? खेलारे। क्या कहा जाता है? खेलारे भी कहा जाता है रम्मत खेलने वाले को। तो रम्मत का जो उद्भव है ये हुआ था जैसलमेर से। रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। रम्मत के प्रवर्तक का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन है इसके प्रवर्तक हैं, तो तेज कवि। और तेज कवि वही हैं जिनके द्वारा स्वतंत्र बावड़ी नाम की पुस्तक लिखी गई थी और 1943 में ये पुस्तक इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कर दी थी? भेंट कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, और रम्मत खेलने वाले को क्या कहा जाता है? खेलारे। ये भी याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 कि छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। छेड़े, क्या पूछ रहा है? छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? कौन बताएगा भाई? कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं छेड़े। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। और जो जागरण दे रखा है बी ऑप्शन में अपन को यहाँ पर, तो जागरण पर कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़ी। कौन सा गीत? कुकड़ी। और ये कुकड़ी गीत क्या है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। ये कैसा गीत है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत। क्वेश्चन दिया जा सकता है कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत कहलाता है तो कुकड़ी। ठीक है, इसके अलावा वधु आगमन पर तो आप सभी जानते हैं जला गीत गाया जाता है। जला गीत ये वधु आगमन पर गाया जाता है। और फसल कटाई पर कौन सा गीत गाया जाता है? पंछीड़ा। कौन सा गीत? पंछीड़ा। पंछीड़ा या फिर पखीरा। कौन सा? पंछीड़ा या फिर पखीरा नाम का गीत गाया जाता है। और शिशु मृत्यु के अवसर पर छेड़े गाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत कहलाता है तो कुकड़ी। ठीक है, या फिर फसल कटाई पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो पंछीड़ा या फिर पखीरा नाम का गीत। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए भाई कि निम्न में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? क्या पूछा है? चरी नृत्यांगना। क्या पूछा है? चरी नृत्यांगना। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या करने वाले हैं? चरी नृत्यांगना है। मांगी बाई का संबंध कौन से नृत्य से है? कौन बताएगा? तेरह ताली नृत्य से। तेरह ताली नृत्य। मांगी बाई जो है नृत्यांगना, इनका संबंध तो है तेरह ताली नृत्य से। और गुलाबो बाई का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो बाई। ठीक है, इसके अलावा फल्कू बाई का संबंध है चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। और चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध। और फुल संबंध है चक्री नृत्य से। कौन से नृत्य से? चक्री नृत्य से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन। क्या पूछा है कि निम्न में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन सी है? तो फल्कूबाई। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या फिर आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो इन्हें रट लीजिए आप। ठीक है, तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।